इस वीडियो में हम सेवानिवृत्त व्यक्तियों के शेयर बाजार में निवेश पर अपने विचार रखेंगे। इस वीडियो में हम यह भी डिस्कस करेंगे कि शेयर मार्केट में कैसे निवेश करें तथा 1984 से BSE सेंसेक्स के आधार पर शेयर मार्केट से होने वाले जोखिम और इससे होने वाली आय को भी समझेंगे। सेवानिवृत्त व्यक्तियों की आवश्यकताएं भिन्न होती हैं। उनको हर महीने एक निश्चित मासिक आय की आवश्यकता होती है और वो अधिक रिस्क भी नहीं ले सकते। इस बारे में मुझे एक अपने वरिष्ठ अधिकारी की बात ध्यान आ रही है। ये लगभग 2002 के आसपास रही होगी। हम गोल्फ कोर्स की हट में बैठे हुए थे खेलने के बाद, तो वहाँ जो व्यक्ति घूमते रहते थे वो कभी अक्सर बैठ के बात करते थे। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास जब हम रिटायर्ड हुए तो हमारे PPF फंड में, वो लगभग 1985 के आसपास रिटायर हुए थे, उस टाइम हमारे PPF में 7 और 8 लाख रुपए ही होते थे। और उस टाइम जब रिटायर हुए तो बैंक और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में करीब 12-13% का रिटर्न मिलता था और अभी उनको करीब 7-8% का बैंक में रिटर्न मिल रहा है। और मासिक आय इतनी कम हो गई है कि गुजारा करना बड़ा मुश्किल हो गया है। अतः यदि व्यक्ति अपने सभी धन को निश्चित आय के या बैंक FD आदि में लगाएगा तो 5 या 10 साल या 15 साल के बाद महंगाई के कारण उनकी वास्तविक क्रिया शक्ति काफ़ी कम हो सकती है और परेशानी का सामना करना पड़ता है। शेयर मार्केट में रिस्क है। एक्सपेक्टेड रिटर्न करीब 12% वार्षिक है, मगर शेयर मार्केट 40-50% जो है 6 महीने में बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। और 3-4 अवसरों पे ऐसा हुआ है हर्षद मेहता के बाद में, फाइनेंशियल क्राइसिस के समय पर और इंटरनेट बूम जो 1999 और 2000 के आसपास था, तथा कोविड के समय भी शेयर मार्केट में करीब 40 से लेकर 60% की गिरावट अचानक ही छोटे समय में लगभग 1 साल या उससे भी अल्प समय में हो गई थी। अतः शेयर मार्केट में पैसा लगाना रिस्क से भरा हुआ भी है। इसमें मुझे एक अपने दूसरे सहयोगी की बात ध्यान आ रही थी कि यह लगभग 2007 का समय होगा। शेयर मार्केट अपना तेजी से बढ़ता जा रहा था, तो हमारे एक मित्र बोले कि मेरा देखो धीरे धीरे शेयर मार्केट कितना बढ़ गया है और मैं बहुत समय से लगाना चाह रहा था और मुझे लड़की की शादी करनी है 1-1.5 साल बाद, इसमें शेयर मार्केट में पैसा लगा देता हूँ और ये लगभग दुगुना हो जाएगा। तभी जो है जनवरी 2008 को फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया और उनका पैसा लगभग आधा हो गया। अब क्योंकि शेयर मार्केट में भविष्य में क्या होगा ये कहा नहीं जा सकता, और यदि आपने एक पीक के समय पर हाईएस्ट जब शेयर प्राइसेस है तब इन्वेस्ट किया है तो आपका रिस्क बढ़ जाता है। तो इस रिस्क को कम करने के लिए आप जो धन शेयर मार्केट में लगाना चाहते हैं उसको पहले तो सब धन को किसी बैंक FD या लिक्विड म्यूचुअल फंड में लगा दें और वहाँ से हर महीने लगभग 5% के करीब पैसा धीरे धीरे SIP के थ्रू या खुद अपने आप जो है म्यूचुअल फंड में लगाएं। म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना सही रहेगा, क्योंकि यदि आपको शेयर मार्केट का ज्ञान नहीं है और टिप के आधार पर एक इंडिविजुअल शेयर को लेना उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। तो मेरा तो सलाह है कि एक सेवानिवृत्त व्यक्ति को कम रिस्क लेना चाहिए और अपना अधिकतर पैसा निफ्टी 50 जैसे इंडेक्स फंड में लगाना चाहिए। म्यूचुअल फंड भी 2 तरह के होते हैं, एक एक्टिव म्यूचुअल फंड और एक पैसिव म्यूचुअल फंड। एक्टिव म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर किसी कंपनी के बारे में पूरी जानकारी रखते हैं, प्लांट को भी देखते हैं, बैलेंस शीट देखते हैं, पूरी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, और तो इसको एक्टिव म्यूचुअल फंड कहते हैं। तो इसमें थोड़ा मैनेजमेंट फीस 1 से 2% होती है। इसके अलावा पैसिव इन्वेस्टिंग होता है जिसमें एक फंड में एक प्री नियोजित रेशो के आधार पर वो इन्वेस्ट करते हैं, जैसे निफ्टी 50, तो उसमें सबको मालूम है कि रिलायंस का कितना वेटेज है, उसी आधार पर वो निवेश करेंगे। इसमें जो वार्षिक खर्च है, शुल्क है म्यूचुअल फंड का, वो 0.1 से लेके 0.3-0.4% तक होता है। अतः इसमें 1 से 1.5% की आपको बचत हो सकती है। सेवानिवृत्त व्यक्तियों को निवेश करने के लिए को मैंने 2 अलग अलग बाल्टियों के द्वारा समझाया है कि जो उसका अपना धन है
उसको दो अलग अलग बाल्टी में डिवाइड कर लेना चाहिए। पहली बाल्टी में जो धन है या बकेट में धन है, उससे उसको जो स्थायी आय चाहे मासिक आय चाहिए उसके लिए उसको बैंक, एफडी, डेट म्यूचुअल फंड और पेंशन आदि योजनाओं में लगाना चाहिए, जिससे उसे हर महीने एक मुश्त आय प्राप्त होती रहे। और कुछ धन इसी में से कुछ धन उसको सेविंग बैंक या लिक्विड म्यूचुअल फंड में भी लगाना चाहिए, तो यदि कोई इमरजेंसी आ जाए तो उससे वह अपनी आवश्यकता को पूरा कर सके। दूसरी बाल्टी में के धन को उसको शेयर मार्केट में धीरे धीरे लगाना चाहिए। इस बकेट से हम 5, 10, 15 और 20 साल में हर 5 साल के बाद अपना धन निकाल कर बैंक, एफडी, पेंशन फंड या डेट म्यूचुअल फंड में लगा देंगे, ताकि यदि 5 साल के बाद जो हमारी मासिक आय में ह्रास होता है, जो उसकी क्रिया शक्ति घट जाती है, तो उसको मेंटेन करने के लिए हमको पैसा डालना पड़ेगा। जो 25,000 की आज वैल्यू है वो हर साल लगभग 6% यदि महंगाई दर माने तो हर साल जो है 6% कम होती जाएगी। तो इसी तरह से हमको 5 साल बाद जो है जो 25,000 है उसकी वैल्यू 18,588 रुपये रह जाएगी, और इसमें से लगभग 5,412 रुपये की आय में कमी आ जाएगी। इस आय को मेंटेन करने के लिए 5 साल बाद हमको करीब इसको मेंटेन करने के लिए हमको 10.82 लाख यानी लगभग 11 लाख रुपए करीब जो है बकेट 2 से निकाल कर बकेट 1 में डालना पड़ेगा, यानी कि बैंक, एफडी आदि में डालना पड़ेगा। और यदि आपको आय मासिक आय 50,000 की है तो आपको इसका लगभग दोगुना जो है वो पैसा जो है 21.65 लाख रुपए जो है वो 5 साल बाद डालना पड़ेगा। और हर साल बाद की इसी तरह महंगाई तो जारी रहेगी, तो हर साल बाद जो है आपको यदि आपकी 25,000 इनकम है तो लगभग 11 लाख के करीब जो है बकेट 2 से निकाल के बकेट 1 में डालना पड़ेगा। इसमें मैं ये मान रहा हूँ कि हमें ये आभास नहीं है कि हम कितने साल जिएंगे, और अपना जो है मूलधन जो है हम चाहते हैं कि इनकम हमारी परपेचुइटी तक जो है अनंत काल तक बनी रहे। जब यदि डेथ हो जाएगी तो वो पैसा हमारे बच्चों को म्यूचुअल फंड का भी और सेविंग फंड का भी वो अपने बच्चों को मिल जाएगा। ये इसमें विचार है। इस स्लाइड में मैंने एक काल्पनिक व्यक्ति हैं रमेश, उन्होंने अपने 2 करोड़ रुपए को किस तरह से इन्वेस्ट किया है उसको दर्शाया है। इस स्लाइड में बीएसई सेंसेक्स का डेटा 1984 से दिया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। इस अवधि में लगभग जो रिटर्न था वो 12% से ऊपर था, मगर मैं मान के चल रहा हूँ कि भविष्य में शेयर मार्केट से करीब 12% के करीब रिटर्न मिलेगा। इसमें कुछ कमी भी हो सकती है, अधिक भी हो सकता है, इसमें कोई सर्टेनिटी नहीं है और रिस्क से भरा हुआ है। इसमें सेंसेक्स के 1984 से जो रिटर्न है वो भी दर्शाए हैं टेबल में, आप ध्यान से इसको वीडियो को रोक कर देख लीजिएगा। और इसमें रिस्क के बारे में एक बात है, यदि किसी ने हर्षद मेहता के टाइम में 22 अप्रैल 92 को 1 लाख रुपए लगाया, जिस समय सेंसेक्स 4,508 था, और इसके 11 साल बाद 25 अप्रैल 2003 को सेंसेक्स बीएसई सेंसेक्स 2,924 पर था, यानी कि आपका 1 लाख रुपया जो 92 में आपने लगाया था उसकी वैल्यू घटकर 11 साल बाद भी 65,000 ही है। तो अतः यह समझना कि शेयर मार्केट में आपको आसानी से पैसा मिलता रहेगा और कोई जोखिम नहीं है, यह भूल है। तो इसलिए शेयर मार्केट में जो पैसा है आपको लंबी अवधि के लिए ही लगाना है। और जो शर्मा जी की मैंने बात बताई है कि इनको लड़की की शादी 1-1.5 साल बाद करनी थी, उन्होंने शेयर मार्केट में पैसा लगा दिया, उनका आधा पैसा कम हो गया और बड़ी भयंकर आर्थिक विपदा में वो फंस गए थे। अतः शॉर्ट टर्म में यदि 1 साल बाद बच्चे की पढ़ाई है या कुछ ऐसा खर्चा है निश्चित है, 2 साल बाद है, तो उसके लिए आप जो है उसमें जो खर्च होने वाला धन है उसको शेयर मार्केट में आप जरूर मत लगाइए। ये डिफरेंट स्लाइड हैं, आप धीरे धीरे इनको देख सकते हैं। ये शेयर मार्केट में होने वाले उतार चढ़ाव को भी दर्शा रही हैं। इसमें मैंने पिछले 1 साल में जो निफ्टी के इंडेक्स है डिफरेंट, उसमें कितना रिटर्न आया है उसको दिखाया, उसमें कितना रिटर्न आया है, और ये भी प्रपोज किया है कि कितना कितना पैसा लगाया जा सकता है। ये व्यक्ति की आवश्यकता और रिस्क लेने की
क्षमता पर निर्भर करता है कि उसको पैसा किस तरह लगाना है। मैंने केवल एक एजम्पशन के आधार पर, अपने जैसे व्यक्ति के आधार पर यह रिकमेंडेड किया है। ये प्रपोज इंडेक्स फंड में किस तरह में क्या क्या एक्सपेंस रेशो हैं वो इस स्लाइड में दर्शाया है, और इसमें 1 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है किस तरह से हम कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में, उसको दर्शाया है। हो सकता है कि आपको 500 निफ्टी का इंडेक्स ना मिल सके, तो इसकी जगह पर आप जो है किसी भी म्यूचुअल फंड के मल्टी कैप फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मल्टी कैप में भी लगभग जो निफ्टी की 500 कंपनियां हैं वो कवर हो जाएंगी। इस स्लाइड में मैंने कुछ एक्टिव म्यूचुअल फंड की स्कीम है जो क्रेजिल की रेटिंग के आधार पर मैंने सेलेक्ट की हैं, उनको दर्शाया है। आप अपनी रिसर्च भी कर सकते हैं, और जो फंड अच्छा परफॉर्म कर रहे हों उनको, और जिसमें एक्सपेंस रेशो कम हो, उसमें आप इन्वेस्ट करने के बारे में विचार कर सकते हैं। यह वीडियो केवल एकेडमिक पर्पज के लिए है। इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें, और शेयर मार्केट में होने वाले रिस्क को समझने के बाद ही कोई कदम उठाएं। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको आप फॉरवर्ड कर सकते हैं, थम्स अप दे सकते हैं, और अपनी फीडबैक भी लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।